आज बायोलॉजी में 2022 348 जीओ जो पेपर है उसको हम हल करेंगे। यहाँ जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सबसे पहला, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि उसमें जो गुणसूत्र हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे 2n या 2x, बहुगुणित, त्रिगुणित या अगुणित होते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर जो आवृतबीजी पौधा है उसका जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है यहाँ पर, एंड 3n होता है यहाँ। ऐसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मंगोली जड़ता किस कारण होती है। तो मंगोली जड़ता के लिए यहाँ पर एक और नाम से भी जानते हैं, डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक 21वां जोड़ा होता है, कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होती है, तो 21वें जोड़े पर 2 गुणसूत्र की जगह पर यहाँ गुणसूत्रों की जो संख्या है वो हो जाती है यहाँ पर 3, यानी कि 3 गुणसूत्र हो जाने के लिए यहाँ पर बोलते हैं ट्राइसोमी कहते हैं यहाँ पर ये। तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक अर्थात डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका एडीज मच्छर होता है। क्यूलेक्स और एनाफ्लीज मलेरिया का वाहक होता है, जबकि क्यूलेक्स जो है आपका फाइलेरिया का वाहक होता है यहाँ पर ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आनुवांशिक रूपांतरित पौधा कौन से हैं। तो यहाँ पर जीएम जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पर ये। तो ये जो बीटी कपास है, तो बीटी कपास में भी क्या किया गया है, बैसिलस thuringiensis के जीन डाल दिए गए हैं। बीटी मक्का में भी बैसिलस thuringiensis के जीन डाल दिए गए हैं। गोल्डन राइस में भी ये जो है बाहर से इसके अंदर डैफोडिल है, दूसरा जीवाणु है, उसके जीन डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इनमें सभी सही होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अनिषेक फलन क्या है। क्वेश्चन है 2 का, यहाँ पूछा गया है अनिषेक फलन क्या है। तो अनिषेक फलन का मतलब है, अनिषेक फलन की जो परिभाषा होगी वो है बिना निषेचन के बीज रहित फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है। दूसरी चीज आपको बता दें, जो अनिषेक फलन है यहाँ इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है केला, अंगूर, अमरूद। इसके अलावा यहाँ जैसे तरबूज आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो जो अनिषेक फलन है इसको हम ग्रोथ हार्मोन द्वारा भी प्रेरित कर सकते हैं। आपको बता दें, अनिषेक फलन जिसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ये जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉल। उन्होंने 1902 में इस शब्द को दिया था। तो यहाँ केवल परिभाषा याद करनी है। दूसरा है आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ केवल 2 विशेषताएं लिखनी है। कुल आनुवंशिक कूट होते हैं 64 कोडॉन हैं, प्रकूट हैं, जिनमें से 61 अमीनो एसिड को कोडित करते हैं।
ठीक। 61 जो है अमीनो एसिड के लिए होते हैं और 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन यहाँ पर होते हैं। दूसरी ये है कि जो कोडॉन होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब है कि ये बैक्टीरिया से लेकर जो ह्यूमन है, ह्यूमन तक सभी में समान काम करते हैं, सभी में समान होते हैं। यहाँ पर तीसरा अगर हम याद करना चाहें तो और याद कर सकते हैं, एमआरएनए पर इनके बीच में कॉमा नहीं पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये विशिष्ट और असंदिग्ध होते हैं, ये भी इनमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहीं पर हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, कोडान होता है AUG, तो इसको प्रारंभन कोडान भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो कोडान है मेथियोनिन के लिए भी कोडित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है 2 तो 2 में पूछा गया है लेडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो लेडिंग कोशिकाएं जो हैं ये टेस्टिस में पाई जाती है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती हैं और लीडिंग कोशिकाएं जो हैं यहाँ एक हार्मोन स्रावित करती हैं जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका स्राव करती हैं यहाँ पर, ये इसको नर लिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ पर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है, ओ है, यानी कि ये हो गया नर का और ये हो गया यहाँ पर मादा का। अब यहाँ जो है ये नहीं बताया गया कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये नहीं बताया गया है। तो इसके लिए ए ब्लड ग्रुप होने पर यहाँ पर हम जीन मान सकते हैं कि ए जीन भी हो सकते हैं, और दूसरा हेट्रोजाइगस स्थिति भी यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। अब ये हो गया माता का ब्लड ग्रुप, और इसके पिता, बच्चों के पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप होने पर यहाँ जो जीन होंगे वो होमोजाइगस ही होंगे। तो पनेट का चेकर बोर्ड बनाकर हम इनको ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ किस किस ब्लड ग्रुप की संतानें होंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम एक तरफ नर यानी कि आई, स्मॉल आई एलील्स लिख देंगे, और एक तरफ हम पहली वाली पोजीशन लिख देंगे, ये वाली। अब हम इनके बीच में क्या करा देते हैं, फ्यूजन करा देते हैं। तो आई ए और आई ऐसे ही इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा वो 100% क्या होगा, ए होगा। लेकिन यहाँ हमें एक दूसरी पोजीशन भी देखने के लिए मिलती है। ये तो दूसरी पोजीशन में यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है उसको समझ लेते हैं कि एक तो हो गया यहाँ पर आई, ये किसके हैं, फादर के एलील्स हो गए। यहाँ पर मदर के जो एलील हैं वो यहाँ 2 कंडीशन मिल सकती हैं, ये वाली। एक जीन हो सकता है आई ए यानी कि एलील हो सकता है आई ए, दूसरा हो सकता है स्मॉल आई। अब ये इसके साथ हो गया, तो ये दोनों जो संतानें हैं वो ए ब्लड ग्रुप की होंगी, और ये वाली जो संतानें हैं यहाँ पर ये ओ ब्लड ग्रुप की होंगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप संभव है तो वो ए ब्लड ग्रुप 50% में ए ब्लड ग्रुप, 50% में ओ ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ जो संतानें देखने के लिए मिल सकती हैं वो ए ब्लड ग्रुप की भी मिल सकती हैं और ओ ब्लड ग्रुप की भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो संतानें हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ए ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये दूसरा ये क्वेश्चन दिया गया है कि बहित मल क्या है, ठीक, स्वैग वाटर क्या है। यहाँ पर प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार यहाँ पूछा गया है, द्वितीयक उपचार में मुख्य अंतर क्या है। तो बहित मल का मतलब है जैसे नगर होते हैं, महानगर होते हैं, ठीक, तो इनसे मलमूत्र
नाली नालियों द्वारा आता है बाहर। ठीक, तो उसी को यहाँ पर बहित मल कहा जाता है। इस बहित मल के अंदर होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पूछा गया है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार में मुख्य अंतर क्या है। तो प्राथमिक उपचार को यहाँ पर भौतिक उपचार कहते हैं, भौतिक उपचार के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो भौतिक उपचार में क्या होता है, छानना यानी फिल्ट्रेशन का काम होता है। दूसरा सेडिमेंटेशन यानी कि अपसदन का काम होता है, यानी कि सबसे पहले कूड़ा करकट लकड़ी पॉलीथीन आदि को छानकर बाहर कर दिया जाता है। अपसादन में जैसे पानी को भर के टैंक में छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाते हैं। यहीं पर पूछा गया द्वितीयक उपचार। तो द्वितीयक उपचार के लिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, ट्रीटमेंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बड़े टैंक में जो भौतिक उपचार के बाद जल को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसमें वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे इसके अंदर जीवाणु और कवक उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जीवाणु और ये जो कवक हैं, इसके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पर अपघटन कर देते हैं। यहाँ पर ये इसको यहाँ पर बोला जाता है द्वितीयक उपचार कहा जाता है। क्वेश्चन है 3 का, इसमें पूछा गया है मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं इसके लिए। इसके अलावा इसको एक अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर ये। तो इस नियम में कहा जाता है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं, एलील्स आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं। दूसरा यहाँ पर कहा जाता है कि F2 पीढ़ी में फिर से अभिव्यक्त हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। भले ही F1 पीढ़ी में एक जनक लक्षण प्रकट होता हो, ठीक, एक लक्षण दिखाई देता हो भले ही, लेकिन जब F1 पीढ़ी से युग्मक बनते हैं, F1 से जब युग्मक, जिनको बोलते हैं गैमीट्स बनते हैं, तो यदि हेटेरोजाइगस हैं तो 50% में एक प्रकार का एलील होगा, और 50% में दूसरे प्रकार के एलील्स होंगे। अब इसको हम जो है एक रेखा चित्र द्वारा इसको बता सकते हैं। जैसे टॉल प्लांट हैं और डॉर्फ प्लांट्स हैं। तो टॉल प्लांट्स में एलील जोड़ा होगा कैपिटल TT, यहाँ पर होगा स्मॉल TT। ये हो गई यहाँ पर पेरेंट्स। यहाँ पर जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो यहाँ आ जाएंगे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। तो यहाँ पर हो गए 100% टॉल। अब क्या होगा, ये जो पीढ़ी हो गई यहाँ पर F1, तो यहाँ पर अभी जो बताई जा रही है ये वाली लाइन कि F1 पीढ़ी में एक जनक लक्षण प्रकट होता
है। तो ये F1 पीढ़ी में क्या होगा, टॉल। दो लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण यहाँ पर प्रकट हुआ है। लेकिन जब इनसे युग्मक बनते हैं, यानी कि गैमीट बनेंगे, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होगा, तब यहाँ पर क्या होता है, एक गैमीट में चला जाएगा कैपिटल टी यहाँ से, और एक में चला जाएगा स्मॉल टी। ऐसे यहाँ पर एक में चला जाएगा कैपिटल टी और एक में चला जाएगा स्मॉल टी। मान लीजिए ये प्लांट्स है नर और ये है यहाँ पर मादा। तो एक परागकण में कैपिटल टी और दूसरे परागकण में स्मॉल टी, यानी आधे परागकणों में कैपिटल टी, आधों में स्मॉल टी होगा। ऐसे ही आधी अंड कोशिकाओं में, एग सेल में कैपिटल टी और आधे में स्मॉल टी होगा। तो इसी को यहाँ पर पृथक्करण कहते हैं। अब इनके बीच में सेल पोलिनेशन करा दें। जब हम सेल पोलिनेशन कराएंगे तो कैपिटल टी कैसा होगा, ये यहाँ पर टॉल। इसी से हम इसके दूसरे वाले का करा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, टॉल। इसके साथ करा दें कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, ये भी यहाँ पर कैसा होगा, टॉल। ये यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल टी, ये हो गया यहाँ पर डॉफ। ये जो पीढ़ी देखने के लिए मिलेगी F2 कहलाएगी। तो अब F2 पीढ़ी में यही तो बताया जा रहा है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ये एलील आपस में क्या हुए, घुल मिल नहीं पाए, F2 पीढ़ी में फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण था, केवल टॉल था, लेकिन F2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टॉल हो गया और ये डॉर्फ हो गया। तो यहाँ पर अनुपात कितना आ गया, 3:1, जिसको हम बोलेंगे 75:25 कहेंगे यहाँ पर। ये इसी को ये यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है 3 खा, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन्य जीव संरक्षण की जो आवश्यकता है वो है जैव विविधता संरक्षण के लिए। वन्य जीव कहते हैं जो वनों में पाए जाने वाले जीव हैं, उनको वन्य जीव कहते हैं यहाँ पर। ये तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, मानव क्रियाकलापों के कारण क्या है, उनके आवास वन नष्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। अब सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो सरकार द्वारा एक तो यही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जैसे एक्स सीटू व इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, पिछले पेपर में हम इसको पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ये तो यहाँ पर इसके लिए जो है एक नियम बनाया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चलाई जा रही हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण का काम करती हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है 3 गा, यहाँ पूछा गया है पेचिस डिसेंट्री के कारक, लक्षण और बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो सबसे पहली बात है, पेचिस का कारक, यानी जिसके कारण ये पेचिस होती है, उसका नाम है एंटअमीबा हिस्टोलेटिका। एंटअमीबा हिस्टोलेटिका कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, एंटअमीबा हिस्टोलेटिका। अब बात आती है कि इस पेचिस में कौन कौन से लक्षण जो हैं, अगर पेचिस हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहली बात है, कब्ज हो सकती है। दूसरा, उदर यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, उदर पीड़ा हो सकती है, पेट में ऐंठन हो सकती है। इसके अलावा अगर पेचिस बढ़ जाती है, अधिक दिनों तक रहती है, तो अत्यधिक श्लेष्म युक्त मल आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा
कभी कभी क्या होता है, मल में ब्लड भी आने लगता है, जब ब्लड का जो स्राव है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि बचाव के 2 उपाय। बचाव के 2 उपाय क्या हैं? तो बचाव के 2 उपाय में ये है कि सबसे पहले उपाय जो है, घरेलू मक्खियों से खाने पीने की वस्तुओं को बचाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो दूषित जल है, दूषित जल पीने से बचना चाहिए। तो ये इसके 2 जो हैं उपाय हो गए। बाकी तो उपाय और भी हैं। दूषित भोजन से बचाव, घरेलू मक्खियों को नहीं आना देना चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए, जल उबाल कर पीना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, मक्खियों को मार देना चाहिए। तो इस तरीके से ये बचाव के उपाय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है 3 घ, वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है यहाँ पर। ये तो चित्र बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीख लेंगे। इसके लिए एक एरिया ले लेते हैं कि हमें इतने के बीच में इसको बनाना है। तो सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद इसको अंदर से निकाल देंगे इस तरीके से। इसको यहाँ से घुमाव दे देंगे ऐसे करके। इसको यहाँ से घुमाव दे देंगे। फिर हम यहाँ से बना देंगे। अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो अभी फीते जैसी टेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन। सुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। इस डीएनए की जो मोटाई होगी वो होगी 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं 2 नैनोमीटर। दूसरी चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर ए के सामने टी, जी के सामने सी, या सी के सामने जी, और या टी के सामने ए, कुछ इस तरीके से होंगे। ऐसे यहाँ पर ए के सामने टी, टी के सामने ए, और ए के सामने टी या जी के सामने सी। नाइट्रोजनी क्षारक अर्थात तो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर एक के सामने टी, ऐसे हम इनको बना देंगे। आपको बता दें डीएनए की जो मोटाई है, क्योंकि वाटसन क्रिक ने बी डीएनए दिया था, ठीक, तो यहाँ से लेकर और इसके ये जो 10 है, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर हैं, यहाँ तक कुल जो लंबाई होगी वो 34 नैनोमीटर होगी। इसके अलावा हम इसको अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी यहाँ पर। ये दूसरी चीज़ आपको बता दें, जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है ऐसे करके जो आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको बोलेंगे मेजर ग्रूव। अब यहाँ ये छोटी सी गड्ढा दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलेंगे माइनर ग्रूव। माइनर
ग्रूव कहते हैं यहाँ पर ये। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड पेयर है ये, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, इनके जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो ये होती है 3.4 नैनोमीटर होती है यहाँ पर ये। इसके एक जो रिंग होती है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते हैं यहाँ पर ये। क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिजैविक क्या है, यानी एंटीबायोटिक क्या है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग प्रतिजैविक उत्पादन में किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स वे रसायन हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होने के बाद ये जैसे ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का शरीर है, तो उसमें जब रोग उत्पन्न होता है तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, यानी उनका मंदन करते हैं, या फिर उनको यहाँ पर ये सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, अर्थात मार देते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। दूसरी चीज़ ये है कि 2 कवकों के नाम याद रखने हैं। 2 कवक ऐसे जिनसे एंटीबायोटिक प्राप्त होता है यहाँ पर ये। तो एंटीबायोटिक प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था उसको हम यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले खोजा गया था, और ये प्राप्त किया गया था पेनिसिलियम क्रायसोजीनम से। पेनिसिलियम क्रायसोजीनम से इसको प्राप्त किया गया था। तो एक कवक तो ये हो गया। दूसरा, एक एक्टिनोमाइसिटीज का कवक हम और याद कर लेंगे। जैसे एक औषधि आती है जिसको बोलते हैं फेनिकल कहते हैं। क्लोरोमफेनिकल एक जो कवक होता है एक्टिनोमाइसिटीज का, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनिजुएला से इसको प्राप्त किया जाता है। वेनिजुएली से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3 डा। क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के द्विनिषेचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोहरा निषेचन के बारे में लिखना है, जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये लिखना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज है इससे पहले वाले उसमें हम बता चुके हैं, नवासीन ने की थी, और ये जो है आवृतबीजी पौधों में ही पाए जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रायो सैक होता है, कुछ इस तरीके से एम्ब्रायो सैक होता है। 3 ऊपर की तरफ कोशिकाएं होती हैं निभाग की तरफ, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल कहते हैं। 2 यहाँ पर ये पाई जाती हैं पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। यहाँ जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की तरफ 2 होती हैं हेल्पिंग सेल,
जिनको सिनर्जिक सेल्स कहते हैं। यहीं पर एक सेल और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एग सेल, इसको बोलते हैं एग सेल कहते हैं। तो ये एन सभी कोशिकाएं जो है यहाँ पर हैप्लॉइड होती हैं। इसी में ही यहाँ पर पाया जाता है फिलीफॉर्म एपरेचस, इस तरीके से धागे जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब इस पूरी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बोलते हैं एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक, भ्रूण कोश कहते हैं। तो होता क्या है, ये पराग नलिका आती है और ये पराग नलिका यहाँ से होकर इस भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो पराग नलिका में दो पाए जाते हैं मेल गैमीट, जैसे ये दो मेल गैमीट हैं, ये पाए जाते हैं। तो पराग नलिका द्वारा यानी पॉलिन ट्यूब द्वारा ये दो मेल गैमीट कहाँ पहुँचेंगे, एम्ब्रायो सैक में पहुँचेंगे। तो एक जो मेल गैमीट है वो तो फ्यूजन करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ। तो एक ये मेल गैमीट हो गया और एक एग सेल हो गई। दोनों यहाँ पर फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करने के बाद यहाँ पर बनाते हैं जायगोट। ठीक, इस जायगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो बनता है। तो एक तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा मेल गैमीट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो यहाँ पर ये हो गया मेल गैमीट, दोनों ही यहाँ पर फ्यूजन करेंगे, यानी कि फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन करने के बाद यहाँ पर बनाते हैं एंडोस्पर्म बनाते हैं, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनती है। और यहाँ पर मेल गैमीट के एन गुणसूत्र, एन इसके कितने हो गए, 3n। तो एंडोस्पर्म हमेशा यहाँ पर क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो अब यहाँ निषेचन कितनी बार देखने को मिला, 2 बार, एक ये निषेचन और एक ये निषेचन देखने के लिए मिला। इस वाले को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म में यहाँ पर 3 सेल जो है वो फ्यूजन करती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक और एक, 2, एक यहाँ पर मेल गैमीट फ्यूजन करता है। फ्यूजन करने के पश्चात, संलयन करने के पश्चात क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म यहाँ पर बनाता है। इसको ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 और ये खा, यहाँ पूछा गया है अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अनिषेक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो अनिषेक जनन का मतलब है कि बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। तो अनिषेक जनन जो है वो हमें मधुमक्खी में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है, हनी बी में, जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खी। इसका एनसीईआरटी में नाम दे रखा है मधुप, में देखने के लिए मिलता है। तो अनिषेक जनन द्वारा मधुमक्खी में जो है नर ड्रोन्स भी कहते हैं, इनका निर्माण होता है। यहाँ पर ये होता क्या है, यहाँ पर आपको बताएं, जैसे एक होती है रानी मक्खी, रानी हनी बी होती है, और दूसरा होता है यहाँ पर नर, जिसको बोलेंगे ड्रोन्स, दो होते हैं। रानी मक्खी जो है वो डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड अर्थात 2n होती है, और ये होता है यहाँ पर हैप्लॉयड अर्थात n क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर होंगे 32 क्रोमोसोम इसकी जनन कोशिका में, और यहाँ पर ये होंगे 16 गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अर्थात यहाँ पर मियोसिस के पश्चात यहाँ पर एग बनते हैं। ठीक, उनके अंदर 16 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहाँ पर
माइटोसिस की क्रिया होगी और यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे उनमें 16 गुणसूत्र यहाँ पर होंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो एग है और ये स्पर्म है, ये दो ओवम और स्पर्म दोनों के बीच हो गया यहाँ पर फ्यूजन। फ्यूजन होने के पश्चात यहाँ पर जायगोट बनेगा। उस जायगोट के अंदर होंगे 32 क्रोमोसोम होंगे। जायगोट के अंदर होंगे 32 क्रोमोसोम। अब 32 क्रोमोसोम का ये जायगोट बन गया। इस जायगोट से यहाँ पर बनेंगी फीमेल। अब फीमेल में यहाँ पर ये हो सकती हैं क्वीन, रानी मधुमक्खी बन सकती है, या फिर यहाँ पर बन सकते हैं वर्कर्स बन सकते हैं। तो वर्कर जो होते हैं वो यहाँ पर बांध यानी कि बांझ होते हैं। लेकिन अब ये जो एग रह गया, ये एग कैसा है, अनफर्टिलाइज हो गया, अनफर्टिलाइजेशन से गुजरेगा, यानी यहाँ पर इसका निषेचन नहीं होगा। यानी निषेचन नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। अब यहाँ पर इसमें क्रोमोसोम होंगे 16 और 16 वाला ही ये जो है डेवलप हो जाएगा, लार्वा बनेगा। लार्वा से फिर यहाँ पर नर या जो ड्रोन्स है जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर ये तो मधुमक्खी में जो है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो इस नर के लिए इसीलिए कहते हैं कि इसके पिता नहीं होते हैं और पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन दादा और पोते इसके पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 4 का गा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए और इसका महत्व लिखिए। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है यहाँ पर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है आपको बता दें। डीएनए में वह स्थान जहां पर 5 से 3 दिशा में समान न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का अनुक्रम होता है, उस स्थान को पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। अर्थात डीएनए में 5 से 3 दिशा में और इधर भी 5 से 3 दिशा में न्यूक्लियोटाइडों का जो अनुक्रम होता है वो समान होता है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखते हैं किस प्रकार होती है। जैसे एक एंजाइम है रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoRY13। अब इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो किस प्रकार होगा। जैसे 5 से 3 दिशा में हम चलते हैं तो यहाँ पर जो सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है GAATTC। अब डीएनए पर दूसरी तरफ भी क्या होगा, 5 से 3 दिशा होगी। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं GAATTC, अब इसका उल्टा पढ़ेंगे तो GAATTC। अब आप कहीं से भी इसको पढ़ लीजिए, दोनों तरफ से जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की वो क्या है, समान है यहाँ पर ये। इसी में हम एक और देख सकते हैं जैसे EcoR एस्केरिसिया कोलाई का एक दूसरा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको बोलते हैं 245। EcoR 245 कहते हैं। तो इसका सीक्वेंस अगर हम देखें तो 5 से 3, इधर भी 5 से 3। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो है GATTC।
इसको पढ़ रहे हैं, सेम सीक्वेंस इधर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है। इसी को ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और पढ़ना चाहें तो हम और भी पढ़ सकते हैं, जैसे हिंड, एक और रिस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिंड थर्ड। तो हिंड थर्ड की जो सीक्वेंस होती है, जैसे 5 से 3 दिशा में, और यहाँ पर 3 से 5 से 3, तो इसकी जो सीक्वेंस पाई जाती है वो होती है ए जी सी टी टी। अब इसको उल्टा इधर से पढ़ रहे हैं तो ए जी सी टी टी आ रहा है, तो ऐसे यहाँ से आएगा ए जी सी टी टी। ठीक। अब बात आती है कि इसका जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या उपयोग होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे EcoRY13 है, ये इसको यहाँ से कट करेगा, इसको स्टिकी एंड में बदल देगा। जब इसको ये कट करेगा तो यहाँ पर सीक्वेंस आ जाएगी GCTTAA। ये हो गया। दूसरा इसका स्टिकी एंड हो जाएगा, जब ये कट होके अलग होगा तो दूसरा इसका स्टिकी एंड हो जाएगा AATTC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो ये जो है इसका जो उपयोग होता है बायोटेक्नोलॉजी में होता है। DNA क्या कहते हैं, रिस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इस साइट पर आकर कट करते हैं। जैसे यहाँ कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, और इसके स्टिकी एंड बना देते हैं। यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, जो वांछित DNA होता है, फॉरिन DNA होता है, उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 4 घा मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर पादपों और जंतुओं के अडप्टेशन, अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया 4 घा, 4 घा हो गया। तो पहले हम लिखेंगे मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन। बहुत लंबी विकास यात्रा के पश्चात बहुत से जीवों में ये जो अनुकूलन वाले लक्षण हैं वो स्थायी हो गए हैं। तो मरुस्थल में क्या होता है, जल की कमी होती है, वहाँ पर जल कम पाया जाता है, वातावरण शुष्क होता है। तो उससे बचने के लिए मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात है, जड़ तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है, बहुत गहराई तक होता है। दूसरा, जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। तीसरा, जैसे जो पत्तियां होंगी या तने होंगे उन पर क्यूटिकल की मोटी परत देखने के लिए मिलती है। मोम की परत भी देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ये दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा गड्ढे में स्थित होते हैं, गड्ढे में यहाँ पर ये स्थित होते हैं। यहाँ पर ये दूसरी बात ये है कि इन पौधों में कैम चक्र पाया जाता है। कैम चक्र जो है इनमें देखने के लिए मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये रात्रि के समय अवशोषित करते हैं। कुछ पौधों में जो लीफ हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, और कुछ पौधों में जो तने हैं वो पत्ती जैसे हो जाते हैं, जैसे नागफनी में इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है। एलोवेरा है, ये मरुस्थलीय पादपों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन। तो उत्तरी अमेरिका में जब भाई मरुस्थल है तो मरुस्थल में पौधों के साथ साथ जंतु भी पाए जाते हैं।
अब ये जो जंतु हैं इनमें कुछ अनुकूलन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में एक चूहा पाया जाता है जिसको बोलते हैं कंगारू चूहा कहते हैं, ये पाया जाता है। तो इस कंगारू चूहे में उस डिजर्ट में यानी कि उस जीरोफिटिक, ये जीरोफिटिक होता है, मरुस्थलीय जो है एनिमल होता है यहाँ पर ये, तो इसमें कुछ विशेषताएं देखने के लिए पाई जाती हैं। सबसे पहली बात ये है कि अपने अंदर जल की हानि को रोकने के लिए इसमें जो वसा होती है इसके शरीर के अंदर, उसके ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न होता है। वसा के ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न होता है। तो अपनी जल की आवश्यकता ये किससे पूरी करता है? वसा के ऑक्सीकरण से यहाँ पर उत्पन्न करता है। अब जल हानि को रोकने के लिए क्या करता है? सांद्रित मूत्र उत्सर्जित करता है, यानी कि जो मूत्र होता है, मूत्र में जल की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है कि भोजन के लिए रात्रि के समय में ये निकलते हैं यहाँ पर ये, तो इससे इनके शरीर से जल की हानि कम होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 5 का, जैसे पूछा गया त्रिसंलयन क्या है और ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5 का त्रिसंलयन, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले इसी सेट में हमने आपको बताया था कि अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और बीजांड में पाया जाता है एम्ब्रायो सैक, ये इस तरीके से। यहाँ पर 8 कोशिकाएं होती हैं, ठीक। जब ये परिपक्व हो जाता है तो 7 होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो संलयन करके सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। तो आपको बताया था कि परागनलिका मेल गैमीट को इसके अंदर लाती है, ये मेल गैमीट हो गए, इनको इसके अंदर लाएगी। तो ये हो गए यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई। अब यहीं से ये एक मेल गैमीट क्या करेगा? इस एम्ब्रायो सैक में इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयन करेगा। तो एन गुणसूत्र इसके, एक ये सेल्स एक ये सेल्स, तो n प्लस n, पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितनी है? 2। ये दोनों संलयन करके यहाँ पर बनाते हैं प्राइमरी एंडो स्पर्म जायगोट बनाएंगे यहाँ पर, जिससे जो है भ्रूण पोष का विकास होगा। इसी को ही यहाँ ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब ये ट्रिपल फ्यूजन कहाँ हो रहा है? एम्ब्रायो सैक में हो रहा है। कब होता है? परागण के पश्चात परागनलिका आती है और एम्ब्रायो सैक में प्रवेश करके जो मेल गैमीट हैं, इन मेल गैमीट के लिए यहाँ पर मुक्त कर देती है यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रायो सैक के अंदर संपन्न होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर एस के रिश्ता क्या है? 5 का खा, एस के रिश्ता क्या है? इसके बचाव एवं उपचार का उल्लेख कीजिए। तो एस के रिश्ता यानी कि एस्केरियासिस होता क्या है? जब बच्चों में ये एस के रिश्ता देखने के लिए अधिकांशता मिलती है, कभी कभी वयस्कों में मिलती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, आहार नाल में बहुत ज़्यादा एस्केरिस हो जाते हैं। पूरी आहार नाल एस्केरिस से धीरे धीरे भरने लगती है। ये जो है आंतरिक परजीवी होता है। अब ये जो एस्केरिस कृमि है, ये एस्केरिस कृमि आहार नाल में पहुंचने वाले भोजन का अवशोषण उसको खा लेगा, अवशोषित कर लेता है यहाँ पर ये। तो उसके कारण से जो है एस्केरिस का जो लक्षण है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है। यहीं पर इसी में एक छोटा सा टॉपिक और पूछा गया था
एस के रिश्ता हो गया, जैसे पेट में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा अगर एस के रिश्त हो जाएंगे तो आहार नाल फट जाएगी, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ये बहुत सारे लक्षण जो है वो एस के रिश्ता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसका कारक हो गया, यानी कि किसके कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ परजीवी का नाम है एस्कॉरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, क्वाइडिस कहते हैं यहाँ पर। ये इसके कारण ये उत्पन्न होता है। अब आ गया यहाँ पर इसका बचाव। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, तो बचाव में यह है कि फल सब्जी धोकर खाना चाहिए, धोकर खाना चाहिए। इसके अलावा हमें जो जल है, जल उबाल कर पीना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका जो इसको फैलाने का काम है वो घरेलू मक्खी भी करती हैं, तो घरेलू मक्खी से बचाव रखना चाहिए। अब उपचार की अगर बात आ जाए तो उपचार में हम क्या करेंगे, अगर किसी को एस्करिस रोग हो भी जाता है तो इस जो नेमेटोड्स हैं इससे बचने के लिए तुरंत डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। दूसरी बात ये एल्बेंडाजोल गोलियां आती हैं, आजकल सरकार द्वारा खिलाई जा रही हैं, तो उन गोलियों को खाना चाहिए, जिससे जो एस्करिस हैं, जो आंत के परजीवी हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 5 का गा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का मतलब है किसी भी जीव के अंदर उसके जीन का मैनिपुलेशन कर दिया जाए, अर्थात उसके जीन में बदलाव कर दिया जाए, डीएनए में बदलाव कर दिया जाए, उसी को आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा में भी हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम क्या प्राप्त करते हैं, वैक्सीन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे मानव निर्मित इंसुलिन जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जीन चिकित्सा के रूप में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पूछा गया है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 5 में समष्टि की 3 विशेषताएं, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पॉपुलेशन जो है इसका आवास लगभग समान होता है, इनकी आवश्यकताएं समान होती हैं, आपस में प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, वो समष्टि कहलाती है। तो समष्टि में हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, तो समष्टि में हमें यहाँ पर मिलती है जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, जनसंख्या घनत्व, ये जो है यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन जो समष्टि है उसकी यहाँ पर ये विशेषताएं कहलाती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 6 का, पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराने पर संतानों में निम्नलिखित फिनोटाइप किस अनुपात में प्राप्त होने की उम्मीद है। यहाँ पर ये तो अब यहाँ पर जो 6 का है, यहाँ पर हमें 2 तरीके के पौधे हैं। एक तो है यहाँ पर पीले बीज वाला, वह लंबा पौधा है, और इसके अंदर जो हमें जीनोटाइप देखने के लिए मिल रहा है वो है कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा हमें मिल रहा है हरा बीज व लंबा पौधा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गैमीट बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको इसके साथ रखेंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई, तो एक प्रकार का गैमीट ये हो गया।
इसको इसके साथ ले जाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, दूसरे प्रकार का गैमीट ये हो गया। अब इसको इसके साथ स्मॉल टी कैपिटल वाई, एक ये गैमीट हो गया स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो इस पौधे से कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? यहाँ पर जो गैमीट्स बन रहे हैं वो बनेंगे 4 प्रकार के। नीचे की तरफ दूसरे पौधे से गैमीट बनाएंगे तो इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल वाई है तो एक ही प्रकार का यहाँ गैमीट बनेगा। दूसरे वाले को इसके साथ ले जाएंगे स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो गैमीट हैं वो कितने प्रकार के बन रहे हैं? 2 प्रकार के। यहाँ कितने बन रहे हैं? 4 प्रकार के यहाँ पर गैमीट बनते हैं। तो अब चेकर बोर्ड द्वारा हम जो है इसको बना लेंगे। तो चेकर बोर्ड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से इसके खाने खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए ये पौधा जो है मादा है और ये जो है नर है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है एग सेल है, ठीक। तो कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। दूसरी तरफ यहाँ पर हम 4 लाइनें खींच लेते हैं। तो ये वाले गैमीट अब इधर तो हो गया ये वाला, दूसरी तरफ हो गया ये परागकण वाला पौधा कैपिटल टी कैपिटल वाई, ये वाला हमने यहाँ लिख लिया। दूसरा ये कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई, तो ये यहाँ लिख दिया और ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको इसके साथ ले जाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये पौधा कैसा होगा? लंबा और पीला बीज होगा। इसको इसके साथ ले जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल वाई। तो यहाँ पर होगा लंबा और हरा होगा। इसको इसके साथ ले जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आ गई, ये कैपिटल टी आ गई, यहाँ कैपिटल वाई ये आ गई और ये स्मॉल वाई आ गई। तो यहाँ पर होगा ये लंबा और पीला होगा। अब हम इसको इसके साथ ले जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी आ गई, इधर स्मॉल टी आ गई, स्मॉल वाई। यहाँ पर हो गया ये लंबा और दूसरा हो गया यहाँ पर ये हरा। अब नीचे देखेंगे इसमें ये टी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया यहाँ पर लंबा और पीला। इस कैपिटल वाई के कारण यहाँ पर कैसा होगा? पीला होगा। ये इसके साथ चला जाएगा कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल, लंबा और हरा। ये इसके साथ चला गया स्मॉल टी, यहाँ पर आ गया कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये हो गया, स्मॉल वाई ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया बौना और हरा। ये इसके साथ चला गया स्मॉल टी, यहाँ पर आ गया स्मॉल वाई। तो ये भी यहाँ पर पीला हो गया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आ गया स्मॉल वाई। तो यहाँ पर ये स्मॉल टी, तो इसके कारण कैसा होगा? बौना। और यहाँ पर ये किस कारण स्मॉल वाई, ये यहाँ पर कैसा होगा? हरा। तो बौना और हरा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि लंबे पौधे कितने होंगे, लंबे और हरे कितने हैं। फिर पूछ रहे हैं यहाँ पर ये बौने और हरे कितने हैं यहाँ पर ये। तो लंबे और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हरे कितने हैं। तो लंबे हरे, एक तो ये हो गया लंबा हरा, एक ये 2, इसमें चले 3, कितने हो गए? 3। अब यहाँ पूछा है बौना और हरा रंग के पौधा कौन सा है। तो बौना ये पीला है, तो ये वाला कौन सा है? हरा है। कितना हो गया? 1। तो यहाँ कितने हो गए? यहाँ पर लंबे हरे 3, बौने हरे कितने हो गए? 1 हो गए। तो अनुपात यहाँ देखने के लिए जो मिलेगा वो होगा 3:1 यहाँ पर देखने के लिए मिलता है।